नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी पारिवारिक कहानी में आपका स्वागत है। सुचिता किचन में कुकर की सीटी की आवाज़ के आगे कैलाश बाबू की आवाज़ दब गई। जब पत्नी ने पुकार का कोई जवाब नहीं दिया तो अखबार हाथ में उठाकर कैलाश बाबू खुद अंदर चले आए। हाथ का अखबार पास पड़ी कुर्सी पर पटक कर कुछ ज़ोर से बोले, क्या हो रहा है? मैंने कल की खबर तुम्हें सुनाई थी कि पिता के पैसों के लिए बेटे ने उसकी हत्या की सुपारी अपने ही एक दोस्त को दे दी। देखा, कलयुगी बच्चों को बेटा बेटी ने मिलकर अपने बूढ़े माता पिता को मौत के घाट उतार दिया ताकि उनके पैसों से मौज मस्ती कर सके। हद है आज की पीढ़ी का, कोई ईमान ही नहीं रहा। सुचिता जी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। आप ऐसी खबरों को पढ़कर इतने परेशान क्यों होते हैं? यह भी तो देखिए कि ये बच्चे किस वर्ग के हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। क्या कह रही हो तुम? ये बच्चे बाहर से MBA आदि पढ़ लिख कर आए थे। ज़रा सोचो सुचिता, इनकी पढ़ाई लिखाई पर माँ बाप ने कितना पैसा खर्च किया होगा। आजकल के बच्चे इतने नकारा हैं कि कहते कहते कैलाश बाबू हाँफने लगे। सुचिता जी पानी का गिलास लेकर उनके पास चली आई। आप रोज़ रोज़ इस तरह की खबरें पढ़कर अपने आप को क्यों दुखी करते हैं? छोड़िए न, हम तो अच्छे भले हैं। बस 2 महीने रह गए हैं आपके रिटायरमेंट को। अपना घर है, पेंशन आती रहेंगी, और क्या चाहिए हमें? जितना है वह अपने बच्चों का ही तो है। कैलाश बाबू पानी का एक घूंट लेकर कुछ रुककर बोले, बच्चों का क्यों? तीनों को पढ़ा लिखा दिया, अब जो करना है उन्हें खुद करना है। मैं एक पैसा भी किसी पर खर्च नहीं करने वाला। सुचिता जी चौंकी। अरे ये क्या कह रहे हैं? सिर्फ बड़े बेटे की ही तो शादी हुई है, अभी तो केतकी की शादी होनी है। छोटा बेटा भी आगे पढ़ाई करना चाहता है। फिर से बसते हुए कैलाश बाबू बाहर निकल गए। दरअसल जब से उन्होंने अपनी ही कॉलोनी में रहने वाले महेश प्रसाद को सुबह सुबह पार्क में फुट फुट कर रोते हुए देखा तो उनकी सोच ही बदल गई। महेश प्रसाद उम्र में उनसे 10 साल बड़े थे। एक बेटा धीरज और एक बेटी कनक। धीरज को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया। रिटायरमेंट में मिले फंड के पैसों से कनक की शादी कर दी। बचा कुचा पत्नी की बीमारी में निकल गया। बेटे की शादी के बाद वे साथ ही रहते थे। महीना भर पहले बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। महेश प्रसाद की समझ में नहीं आ रहा था कि वे इस उम्र में जाएं तो कहाँ जाएं। अपनी पूरी कमाई बच्चों पर लगा दी। उनकी पढ़ाई और शादी की वजह से अपना घर नहीं बना पाए। पेंशन नहीं, देख रेख करने वाला भी कोई नहीं। कैलाश बाबू महेश प्रसाद का हाल सुनकर हिल गए। धीरज को बचपन में देखा था उन्होंने, वह ऐसा निकलेगा क्या कभी सोचा था? सुचिता जी को पता था कि कैलाश बाबू एक बार जो ठान लेते हैं उससे पलटते नहीं। कल रात ही मनीष ने उनसे कहा था, पापा मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। छात्रवृत्ति के लिए कोशिश तो कर रहा हूँ, फिर भी 4 लाख तक का खर्च आ ही जाएगा। पापा क्या आप इतने पैसे उधार दे सकेंगे? मनीष ने बिल्कुल एक बच्चे की तरह कहा, माँ 2 साल बाद मेरा MBA हो जाएगा। इसके बाद मुझे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं पापा के सारे पैसे चुका दूंगा। आप बात कीजिए ना उनसे। उस समय तो सुचिता जी ने हाँ कह दिया था, पर अपने पति का रुख देखकर उन्हें शंका हो रही थी कि पता नहीं वे क्या जवाब देंगे। घर का काम निपटाकर सुचिता जी कैलाश बाबू के कमरे में आई तो वे कंप्यूटर के सामने किसी चिंता में बैठे हुए थे। सुचिता जी धीरे से उनके पीछे आ खड़ी हुई। कुछ क्षण रुकने के बाद बोली, यह क्या चिंता लेकर बैठ गए? बच्चे भी पूछने लगे हैं अब तो, खाना भी सबके साथ नहीं खाते। और कैलाश बाबू ने पलटकर सुचिता जी की तरफ देखा। मेरे पास उनसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। वे अपनी अलग दुनिया में जीते हैं सुचिता।
मैं साथ बैठता हूँ तो सब असहज महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है, सब आपकी इज्जत करते हैं। अच्छा, कल बहू मायके जाने को कह रही है, भेज दें? कैलाश बाबू झल्ला गए। तुम ये सब बातें मुझसे क्यों पूछ रही हो? उन्हें तय करने दो। अनीश जिम्मेदार शादीशुदा आदमी है, उसे अपनी ज़िंदगी खुद जीनी चाहिए। सुचिता जी चुप हो गई। ऐसे मूड में मनीष के विदेश जाने की बात करती भी तो कैसे। अगले दिन नाश्ते के समय मनीष ने खुद ही बात छेड़ दी। पापा, मैंने आपको बताया था न कि एमबीए के लिए मेरा विदेश में एक यूनिवर्सिटी में चयन हो गया है। बस पहले साल मुझे 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। मैं सोच रहा था कि अगर आप। कैलाश बाबू एकदम से भड़क गए। सोचना भी मत, तुम्हें इतना पढ़ा लिखा दिया, बस अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। यही तो दिक्कत है तुम जैसी नई पीढ़ी की, बस अपनी सोचते हो, यह नहीं सोचते कि कल तुम्हारे माता पिता का क्या होगा, हम अपनी बाकी ज़िंदगी कैसे जिएंगे। मनीष सकपका गया। अनीश भी वहीं बैठा था। उसने जल्दी से कहा, पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं? हम लोग हैं न। कैलाश बाबू के होठों पर व्यंग्य तीर आया। तुम लोग क्या करोगे यह मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं, तुम लोग भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। प्लेट छोड़ कैलाश बाबू उठ खड़े हुए। सुचिता जी को झटका सा लगा। अपने ही बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कैलाश बाबू? आज तक बच्चों की परवरिश में कहीं कोई कमी नहीं रखी, अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया। अब अचानक उनके सोचने की दिशा क्यों बदल गई है? अनीश उठकर सुचिता जी के पास चला गया। माँ, पापा को आजकल क्या हो गया है? आजकल इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? अचानक सुचिता जी की आंखों से आंसू निकल आए। पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, सोचते हैं कि उनके बच्चे भी उनके साथ। क्या माँ, क्या लगता है उन्हें हम उनके पैसों के पीछे हैं? अनीस ने सीधे पूछ लिया। सुचिता जी की हिचकी बंद गई। पता नहीं बेटा, ऐसा ही कुछ भर गया है उनके दिमाग में। मैं तो समझा कर हार गई कि सब घर एक से नहीं होते। अनीश ने सुचिता जी का हाथ थाम लिया और धीरे से बोला, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। आजकल रोज़ इस तरह की खबरें आ रही हैं, पहले भी आती होंगी, पर आजकल मीडिया कुछ ज़्यादा ही सक्रिय है। आप जाने दीजिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। पापा से कह दीजिए कि हमें उनके पैसे नहीं चाहिए, बस हमें चाहिए कि वे सुकून से रहें। अनीश और मनीष अपने अपने रास्ते पर चले गए। केतकी की अब तक कॉलेज की पढ़ाई नहीं हुई थी। इस साल उसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। केतकी चाहती थी कि वह नौकरी करे। सुचिता जी को लगता था कि समय पर उसकी शादी हो जानी चाहिए, पर उनकी सुनने वाला घर में कोई नहीं था। मनीष ने अनीश की मदद से बैंक से लोन लिया और महीने भर बाद वह विदेश चला गया। केतकी को भी प्राइवेट डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई। जब उसने पहली तनख्वाह कैलाश बाबू के हाथ में रखी तो वे निर्लिप्त भाव से बोले, अपनी कमाई तुम अपने पास रखो, जमा करो, कल तुम्हारे काम आएंगी। सुचिता जी ने समझ लिया था कि कैलाश बाबू को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि कम से कम बच्चे समझदार हैं। साल भर बाद अनीश को भी दिल्ली में अच्छी नौकरी मिल गई। अनीश अपनी पत्नी के साथ दिल्ली चला गया। सुचिता जी को घर का अकेलापन काटने लगा। केतकी का काम कुछ ऐसा था कि दफ्तर से लौटने में देर हो जाती। सुचिता जी टोकती तो केतकी कहती, माँ आजकल हर प्राइवेट नौकरी में यही हाल है, देर तक काम करना पड़ता है, कोई जल्दी घर आने की बात नहीं करता तो मैं कैसे आऊँ। केतकी इतनी व्यस्त रहती कि उसे खाने पीने की सुध ही नहीं रहती। सुचिता जी चाहती थी कि उनकी युवा बेटी शादी करके सुख से रहे, दूसरी लड़कियों की तरह सजे सवरे अपनी दुनिया बसाए। एक दिन वह कैलाश बाबू के सामने फट पड़ी।
आपको पता भी है कि केतकी कितने साल की हो गई है। उसकी शादी की बात आप चलाएंगे या मैं ही चलाऊं? मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। कैलाश बाबू अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने रमे हुए थे कि बेटी का रिश्ता खोजना उन्हें भारी लग रहा था, पर सुचेता जी के कहने पर वे कुछ चौकन्ने हुए। रिश्तेदारी में देखकर एक सही सा लड़का ढूंढा। केतकी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि वह किसी के देखने के खातिर सजे सवरे बड़ी मुश्किल से वह लड़के वालों के सामने आने को तैयार हुई। सुचेता जी उत्साह से तैयारी में जुट गई। बेटी की शादी का सपना हर माँ अपनी आंखों में संजोए रखती है। केतकी 2-3 बार उससे कह चुकी थी कि माँ, अभी रिश्ता हुआ नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस चाय और बिस्किट रखिए मेज़ पर। सुचेता जी हंसने लगी। ऐसा कहीं होता है भला? जिस घर में तेरी शादी होनी है उस घर के लोगों की कुछ तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। केतकी चुप हो गई। सुचेता जी ने घर पर ही गुलाब जामुन बनाए, नारियल की बर्फ़ी बनाई, नमकीन में समोसे, पनीर मंचूरियन बनाया, साथ ही जलजीरा आदि तो था ही। चुपके से जाकर वे अपने होने वाले दामाद के लिए सोने की चेन भी ले आई थी। रिश्ता पक्का होने के बाद कुछ तो देना पड़ेगा। कैलाश बाबू को जिस बात का अंदेशा था, आखिरकार वही हुआ। नुकुल सरकारी डॉक्टर था और आते ही उसकी माँ ने बढ़ चढ़कर बताया कि नुकुल को डॉक्टर बनाने में उन्होंने कितने पापड़ बेले हैं। कैलाश बाबू ने कुछ देर तक उनका त्याग का भाषण सुना, फिर पूछ ही लिया, देखिए बहन जी, हर माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए कुछ न कुछ त्याग तो करते ही हैं। मैंने भी अपने बच्चों की शिक्षा पर बहुत खर्च किया है। आप क्या कहना चाहती हैं, यह स्पष्ट बताइए। नुकुल की माँ सकपका गई। बात नुकुल के चाचा जी ने संभाली। आप तो समझदार हैं कैलाश बाबू, एक बेटे की शादी भी कर रखी है, आपको क्या बताना। कैलाश बाबू गंभीर हो गए। अगर बात लेन देन की कर रहे हैं तो मैं आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहूँगा। कैलाश बाबू की आवाज़ में इतनी तलक थी कि किसी की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। इसके बाद बात बस औपचारिक बनकर रह गई। उनके जाने के बाद सुचेता जी कैलाश बाबू पर बरस पड़ी। लगता है आप अपनी बेटी की शादी करना ही नहीं चाहते। आपका ऐसा रुख रहेगा तो कौन आपसे संबंध रखना चाहेगा भला। कैलाश बाबू ने सुचेता जी की तरफ निगाह डाली और शांत आवाज़ में कहा, मैंने अपनी बेटी को इसलिए नहीं पढ़ाया कि उसका रिश्ता ऐसे घर में करूं। सुचेता जी रोने लगी। आप पैसे के पीछे पागल हो गए हैं। अपनी बेटी की शादी में कौन पैसा खर्च नहीं करता। सुचेता जी के रोने का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। वे वहाँ से चले गए। अचानक सुचेता जी ने कंधे पर एक कोमल स्पर्श महसूस किया। केतकी खड़ी थी। केतकी धीरे से बोली, माँ रोवो मत, पापा ने सही किया, मुझे खुद दहेज देकर शादी नहीं करनी। मैं अपने लिए राहें खुद बना लूँगी, तुम चिंता मत करो। बेटी का आश्वासन भी सुचेता जी को शांत न कर पाया। 6 महीने बाद कैलाश बाबू ने एक दिन सुचेता जी से कहा, कल केतकी के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उसे देखने। लड़के के पिता मेरे ही दफ्तर में मेरे साथ काम करते थे। सुचेता जी को झटका सा लगा। शाम को केतकी को देखने के लिए लड़के वाले घर आए। लड़का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। कैलाश बाबू बात कर ही रहे थे कि सुचेता जी उन्हें खींचकर कमरे में ले आई और बोली, साउथ इंडियन लड़का। कैलाश बाबू बोले, लड़का बेहद सुलझा हुआ और इंटेलिजेंट है। आजकल नॉर्थ साउथ में क्या रखा है, तुम्हें भी तो इडली सांभर पसंद है, क्या तुम होटल जाकर ये सब नहीं खाती। केतकी इस लड़के के साथ बहुत खुश रहेगी। केतकी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं, पर एक माँ होने
क्या करूं, दिल नहीं मानता। केतकी को भी ये रिश्ता पसंद आ गया। केतकी की भी शादी हो गई। सुचिता जी कहती रह गई कि शादी धूमधाम से होनी चाहिए, पर कैलाश बाबू ने हंसकर कहा, तुम इतना पैसा क्यों खर्च करना चाहती हो, वह भी दूसरों को खिला पिलाकर। आगे के लिए बचा कर रखना भी सीखो। तीनों बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में रम गए। कभी कभार आते तो कुछ लेने के बजाय बहुत कुछ दे जाते। कैलाश बाबू अब पहले से कम बोलने लगे। अब उन्हें भी बच्चों की कमी खलने लगी थी। ऐसे ही चुपचाप एक दिन रात को जो वे सोए तो सुबह उठे ही नहीं। पहला दिल का दौरा इतना तेज़ था कि उनके प्राण ही निकल गए। सुचिता जी अकेली रह गई। केतकी महीना भर आकर उनके पास रह गई, पर उसकी भी नौकरी थी, जाना तो था ही। अनीश भी मनीष का साथ देने विदेश पहुंच गया और वहीं जाकर बस गया। इतने बड़े घर में सुचिता जी अब अकेली पड़ गई। कैलाश बाबू की पेंशन, उनके कमाए पैसों और अपने गहनों के साथ रह रहकर उनके मन में टीस उठती कि समय पर अगर बच्चों की मदद कर दी होती तो आज यह पैसा बोझ बनकर उनके दिल को ठेस न पहुंचाता। अनीस से जब भी वे अपने दिल की बात करती, वह तुरंत जवाब देता, माँ तुम सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आ जाओ हमारे पास, सब साथ रहेंगे। मेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसे तुम्हारा साथ चाहिए। बहुत सोच समझकर सुचिता जी ने अपनी जायदाद के 3 हिस्से किए और कागजात साइन करवाने अनीश, केतकी और मनीष के पास भेज दिए। हफ्ता भर बाद अनीश की लंबी चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा था, माँ हमें वहाँ से कुछ नहीं चाहिए। हम तीनों बच्चों को आपने बहुत कुछ दिया है। आप अपना पैसा ज़रूरतमंदों में बांट दीजिए या किसी अनाथ आलय में नाम कर दीजिए। शायद इससे पापा की आत्मा को भी शांति मिलेगी। और हाँ, देर मत कीजिए, जल्दी आइए। अब तो कम से कम हम सबको साथ वक्त बिताना चाहिए। सुचिता जी फूट फूट कर रोने लगी। काश आज यह दिन देखने के लिए कैलाश बाबू जिंदा होते। जिस पेशे की खातिर कैलाश बाबू अपने बच्चों से दूर हो गए, वह पैसा आज उनके किसी काम का न रहा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।